हरिओम, ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत परिवार के विषय में अध्ययन करेंगे। परिवार क्या है इसको हम लोग देखते हैं। हमारा टॉपिक है बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत भारतीय महिलाएं परिवार के संदर्भ में क्या है। तो आज हम लोग इस वीडियो में परिवार के विषय में ही अध्ययन करेंगे। उसके बाद परिवार के संदर्भ में महिलाओं का स्वरूप क्या है, महिलाओं की भूमिका क्या है, महिलाओं का स्थान क्या है, उनकी पहचान क्या है, योगदान क्या है, सहयोग क्या है, त्याग क्या है, उसके लिए उनका बलिदान क्या है, इत्यादि विषयों में हम लोग अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल में हम लोग देखते हैं भारतीय महिलाएं। भारतीय महिलाएं क्या है, इसका अर्थ है कि भारत के भूखंड पर निवास करने वाली महिलाओं से है। और परिवार का क्या तात्पर्य होता है, परिवार किसे कहते हैं। परि का मतलब परि का मतलब दूसरा, ऊपर। वार का मतलब होता है दूसरे के ऊपर वारित होना, न्यौछावर होना। जहाँ एक दूसरे के प्रति लोग न्यौछावर होते हैं या परस्पर त्याग के लिए तैयार होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। जहाँ पर परस्पर एक दूसरे के लिए समर्पण भाव होता है, त्याग भाव होता है, कर्म का भाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में देखते हैं इसको क्या कहते हैं। परिवार क्या है, अगर इसको देखा जाए तो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, मूलभूत यानी रोटी, कपड़ा, मकान, शारीरिक संबंध और प्रेम, आदर इत्यादि आता है। मूलभूत आवश्यकता, किसका मूलभूत आवश्यकता, मनुष्य का नहीं, परिवार की बात हो रही है। परिवार से संबंधित मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु महिलाओं के केंद्रीकरण के अंतर्गत यह प्रक्रिया अगर चलती है तो क्या कहलाता है, परिवार। वास्तव में जहाँ महिलाएं नहीं हैं वहाँ परिवार नहीं है। परिवार का ये अर्थ नहीं कि सिर्फ पत्नी, ऐसा नहीं। माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, कोई पुत्र पुत्रियाँ भी हो सकती हैं। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि परिवार वह है जहाँ महिलाएं हैं, जहाँ महिलाएं केंद्र में हैं, वहाँ पर क्या है, परिवार। इसी के लिए कह रहा हूँ कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु महिलाओं के केंद्रीकृत परिधि में जो क्रियाकलाप संपादित किए जाते हैं उसे परिवार कहती है। दूसरा भी अर्थ देखते हैं, महिलाओं द्वारा या महिलाओं के साथ या महिलाओं द्वारा आदर प्रेम, परस्पर आदर प्रेम सम्मान एक दूसरे के साथ बनाए रखना ही परिवार। इसीलिए कहा जाता है संक्षेप में, प्रेम जहाँ है वही परिवार है। इसको थोड़ा सा और देखते हैं तो महिलाओं के प्रति आदर और प्रेम का समर्पण होने के साथ साथ महिलाओं का पुरुषों के प्रति जो आदर प्रेम समर्पित किया जाता है वो जितने लोगों में है उतना ही क्या है, परिवार कहलाता है। ये तो रहा थोड़ा सा एक प्रकार से आध्यात्मिक स्वरूप में हमने अर्थ बताने का प्रयास किया है। फिलहाल में हम लोग और आते हैं आगे। इसका एक और अर्थ हम लोग देखते हैं, ये वाला अर्थ देखते हैं पहले सरल। रोटी यानी जहाँ पर खान पान रहन सहन का काम होता हो और जहाँ पर लोग अस्थायी रूप से निवास करते हों, जहाँ पर पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध हो और सभी सदस्यों के बीच में रक्त संबंध भी हो और परस्पर एक दूसरे से सहयोग और सहानुभूति रखते हों, वह क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। इसको फिर से देखिए, जहाँ पर रोटी यानी खान पान भरण पोषण होता हो और जहाँ पर लोग अस्थायी रूप से निवास करते हों, जहाँ पर पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध हो और अन्य सदस्यों के साथ रक्त संबंध हो और परिवार के परस्पर सदस्यों में सहयोग और सहानुभूति से एक दूसरे से क्या हो, बंधे हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। ये रहा इसका थोड़ा सा और व्यवहारिक अर्थ। अब हम लोग इसी परिवार का अर्थ व्यापक रूप में देखते हैं। इसको देखिए, परिवार क्या है, ये देखिए एकदम पूरा व्यापक रूप में आपको बताने का प्रयास किया गया है। ये आप जान लीजिए कि सामान्य भाषा लिखेंगे, सामान्य ज्ञान लिखेंगे तो सामान्य ही नंबर मिलेगा, अब विशेष लिखेंगे तो विशेष ही मिलेगा। इसलिए जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा प्रयास होगा और वैसा आपकी उपलब्धि होगी। इसलिए यहाँ पर छोटे से लेकर के बड़े तक सभी बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इसको थोड़ा व्यापक अर्थ में परिवार किसे कहते हैं। रक्त के आधार पर संबंध हो सब में, चाहे कर्म के आधार पर संबंध हो। जैसे महात्मा गांधी जी कर्म से संबंधित हो गए भारत से, तो महात्मा गांधी जी के लिए भारत ही परिवार हो गया। राजा के लिए पूरा भारत ही परिवार है, क्योंकि वह कर्म से सबसे संबंधित है।
अब व्यापक अर्थ में देखिए, रक्त संबंध में इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर इस समय जो है परिभाषाएं जो लोग रक्त संबंधों के आधार पर ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, परंतु रक्त संबंध हो या कर्म का संबंध हो तो परिवार की आपकी नींव पड़ गई। यानी जहाँ तक आपका कर्म का स्वरूप जाएगा वहाँ तक आपका परिवार माना जाएगा। यानी चाहे रक्त से संबंधित हो चाहे कर्म से संबंधित हो, यानी रक्त संबंध या कर्म संबंधों के साथ साथ मूलभूत संगठनात्मक स्वरूप, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हों जो मूलभूत चीज़ों से जुड़ी हुई, मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी हुई हो। मूलभूत संगठनात्मक स्वरूप के अंतर्गत जैसे माता पिता, दादा दादी, मूलभूत संगठनात्मक स्वरूप यानी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जब संगठित होकर के माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची आदि लोगों के साथ साथ बच्चों का लालन पालन, भरण पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करते हुए सभी में आदर और प्रेम की भावना से जुड़ाव हो, वह क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। अब तक आप लोगों ने परिवार के अंतर्गत रक्त संबंध को देखा, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ बताया जा रहा है रक्त संबंध के संग संग कर्म के संबंध पर भी बल दिया गया है। यही कारण है कि ये व्यापक परिभाषा मानी जाएगी। यही कारण है कि पहले के जो नौकर चाकर होते थे वह भी हमारे परिवार के सदस्य माने जाते थे, क्योंकि वह कर्म से संबंधित हो जाता था। और आज के लोग रक्त संबंधों को ही प्रमुखता देखते हुए समाजशास्त्री या समाज के विशेषज्ञ लोग इसकी परिभाषा देना पसंद करते हैं, परंतु हमने सोचा कि आपको दोनों का अर्थ बता दिया, यानी रक्त संबंध हो चाहे कर्म का संबंध हो, जिसके माध्यम से मूलभूत आवश्यकता या मूलभूत आवश्यकताओं का संगठनात्मक स्वरूप, जिसमें माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची आदि के साथ साथ बच्चों का लालन पालन होता हो और सबका भरण पोषण होता हो और सभी में आदर या प्रेम की भावना हो एक दूसरे के प्रति, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। एकदम व्यापक ये अर्थ है, एकदम व्यापक अर्थ है। आप यहाँ जो मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा, मकान, सम्मान, ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि जब परिवार में जब तक सभी लोगों का आदर प्रेम एक दूसरे के प्रति नहीं रहेगा तब तक वो परिवार बन ही नहीं सकता या विघटन हो जाता है। तो ऐसे अर्थों में आप देखिए परिवार क्या है, यानी रक्त संबंध या कर्म संबंधों के आधार पर मूलभूत संगठनात्मक स्वरूप, मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो संगठन या समूह या व्यक्तियों का जो समूह बनता है, जिसमें माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची आदि के साथ साथ बच्चों का लालन पालन और सभी का परस्पर भरण पोषण और सुरक्षा होती हो, साथ ही सभी में आदर एवं प्रेम की भावना जुड़ी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। अब चलते हैं परिवार का प्रकार क्या होता है। परिवार के प्रकार के बारे में अगर हम देखें तो परिवार के जो प्रकार होते हैं, नंबर 1 है संयुक्त परिवार। यह जो संयुक्त परिवार होता है ये बहुत व्यापक होता है। ये कहें कि बड़े विशाल हृदय वाले और बहुत पवित्र विचार वालों का एक समूह देखने को मिलता है, जहाँ पर अनुशासन के साथ मान सम्मान, आदर, पद प्रतिष्ठा इत्यादि की भावना, सम्मान, कद्र सबको समझ में आता है, तब ये संयुक्त परिवार बनता है। तो अगर हम देखते हैं संयुक्त परिवार क्या है, जहाँ पर 3 पीढ़ी से अधिक लोग निवास करते हों साथ में, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। यह बहुत व्यापक विचारधारा होती है। इसका स्वरूप बहुत अस्थायी होता है। एक दूसरे के प्रति सहयोग, सहानुभूति, परस्पर सहनशीलता, क्रिया गतिविधि इत्यादि सभी होती हैं। तो ये जो संयुक्त परिवार होता है ये बहुत व्यापक और व्यवस्थित होता है। इसकी परिभाषा यही दी जाती है कि सामान्यतः 3 पीढ़ी या 3 पीढ़ी से अधिक के लोग एक जगह खान पान, रहन सहन और मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए परस्पर सहयोग और सहानुभूति से जुड़े हुए हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। अब आता है दूसरा, अगर हम देखते हैं एकल परिवार। एकल परिवार क्या होता है? एकल परिवार जो सामान्यतः आज देखने को मिलता है, विदेशों में तो बहुत पहले से चला रहा है, भारत में भी, यानी जिसमें पति पत्नी और बच्चे हों, जिसको सामान्यतः MBBS कहा जाता है, मियाँ बीबी बच्चों सहित। यानी MBBS का मतलब मियाँ बीबी बच्चों सहित, जहाँ पर यानी पति पत्नी और बच्चे निवास करते हैं सिर्फ एक सिंगल रूप में, एक ही पति पत्नी और उसके बच्चे हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? एकल परिवार। यह सामान्यतः कमज़ोर होता है। इसमें किसी प्रकार की अगर कोई समस्या या संदेह प्रवेश करता है तो यह परिवार बहुत जल्दी विघटित होता है या इसका बहुत विभत्स स्वरूप बिखर जाता है एकदम से।
बच्चों का माता पिता छीन जाते हैं, पति पत्नियों में प्रेम खत्म हो जाता है। यह बहुत कमज़ोर भी होता है और पाश्चात्य जगत में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो है एकल परिवार, भारत में भी ये ज़्यादा इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। यानी स्वार्थ की भावना इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वो सबसे कटना शुरू हो जाता है। याद रखिए, जैसे जैसे व्यापकता आएगी वैसे वैसे लोग जुड़ते जाएंगे। जहाँ संयुक्त परिवार में व्यापकता आती है तो सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। जब इनमें संकीर्णता आती है तो यही टूट करके क्या होता है, एकल परिवार में बिखर जाता है। एकल परिवार का मतलब MBBS, मियाँ बीबी बच्चों सहित जो होता है परिवार, उसे हम एकल परिवार कहते हैं। तीसरा है गतिशील परिवार। ये अभी गतिशील परिवार का जो अवधारणा है ये पाश्चात्य जगत से आया है। यानी समय के परिवर्तन के साथ कर्मों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार जो कुछ मिला उसी से ब्याह शादी करके वो आगे बढ़ गया, उसी को हम क्या कहते हैं, गतिशील परिवार। ये इसी कारण है कि जो लोग समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, दायित्व के अनुसार वहाँ जैसे मिलता गया उसे शादी करता गया, बच्चे होते गए, उन अपनी संपत्ति में हिस्सा देता चला गया, ऐसी स्थिति पाई जाती है। ये कहा जाए एकल परिवार का ही बहुत घिनौना रूप होता है, बहुत खराब स्वरूप होता है। ये एकल परिवार का बहुत विकृत स्वरूप होता है गतिशील परिवार, जिसमें स्वार्थ, महत्व, आवश्यकता इत्यादि जैसी आई वैसा विचार भाव बने, वैसा संबंध बना, फिर शादी हुई, फिर टूट गई, फिर दूसरे से शादी किया, फिर टूट गई। औरतें भी ऐसे ही करती हैं, पुरुष भी ऐसा करता है, ऐसा पाया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, गतिशील परिवार। यानी समय के साथ परिवर्तनशील है, उसमें किसी प्रकार का कोई एतराज़ नहीं, ऐसी प्रवृत्तियाँ होती हैं गतिशील परिवार में। अगर चौथा देखते हैं रूढ़िवादी परिवार। रूढ़िवादी परिवार का मतलब इस परिवार के अंतर्गत ऐसा परिवार तब क्रिएट होता है, तब बनता है जब एक भाषा का दूसरे भाषाओं से संसर्ग होना या दूसरे भाषाओं को पढ़ने लिखने में असमर्थता होती है। यानी भाषाओं की क्लिष्टता या अज्ञानता के कारण से दूसरे समाज के संसर्ग में न आ पाना क्या कहलाता है, रूढ़िवादी परिवार कहलाता है। ये भाषाओं के असंसर्ग, यानी एक भाषा का दूसरी भाषाओं के साथ कोई तालमेल न बैठने के कारण से ऐसा परिवार बनता है जिसको रूढ़िवादी परिवार। इस परिवार के अंतर्गत जो नियम, जो सिद्धांत, जो व्यवहार, जो क्रिया होते हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही के वैसे ही बने रह जाते हैं, क्योंकि दूसरे से सीखने को उनकी कोई जिज्ञासा नहीं होती, दूसरे समाज से कोई उनका संबंध या कंसल्ट नहीं बन पाता है भाषाओं के कारण से। ऐसे लोग जो है प्राकृतिक पूरी तरह से अपना जीवन निर्भर होते हैं प्रकृति पर, यानी पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे जनजातियाँ होती हैं, जो जनजातियाँ होती हैं वह समाज से पूरी तरह से कट के अलग बनी की बनी रह जाती हैं, वैसा ही युगों से, सालों साल से चलती आ रही हैं। तो ऐसे जो परिवार होते हैं वो रूढ़िवादी परिवार होते हैं। इसमें परिवर्तन नहीं के बराबर होता है, यानी प्राकृतिक रूप से भी परिवर्तन का अवसर नहीं मिलता, सामाजिक रूप से भी परिवर्तन का अवसर नहीं मिलता, भाषाई रूप से भी परिवर्तन का अवसर नहीं मिलता। तो ऐसे परिवार को हम रूढ़िवादी परिवार करते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे परिवार का संकीर्ण अर्थ, परिवार का व्यापक अर्थ, परिवार के प्रकार। ये आप जान लीजिए कि जो भी परिवार में बिखराव का कारण बनता है उसका परिवार आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि माता पिता के आंसू उस व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देते। इसलिए हमेशा जब आप आगे बढ़ेंगे, अच्छे बनेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे और अच्छे बनेंगे तो परिवार में आपकी सदस्य संख्या बढ़ती चली जाएगी। वह चाहे प्रेम से बढ़े, चाहे सहानुभूति से बढ़े, चाहे आवश्यकता से बढ़े, चाहे आपके महत्व से बढ़े, बढ़ती चली जाएगी। परिवार वही है जिसका हृदय इतना विशाल हो जाए कि वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलना शुरू कर दे। वही व्यापक परिवार का अर्थ समझता है, वही महसूस करता है, वही सम्मान पाता है। इसलिए संयुक्त परिवार की अवधारणा को स्वीकार कीजिए और माता पिता का आदर कीजिए और अपने जीवन में अपने कर्मों को करते हुए आगे बढ़िए। यही मैं सिखाना चाहूँगा आपको इस वीडियो के अंतर्गत। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।